डेमोग्राफी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान और उस बयान के बाद क्यों है विवाद, पूरी चर्चा करेंगे आज इस विषय पर। जल्दी जल्दी भागो। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से देश की बदलती डेमोग्राफी को लेकर जो बड़ी चेतावनी दी थी, अब उस पर केंद्र सरकार निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का दावा है कि सालों से सुनियोजित तरीके से हो रही अवैध घुसपैठ ने कई सीमावर्ती राज्यों और शहरों की जनसंख्या और वहां की संरचना को प्रभावित किया है। खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों पर दबाव और सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के फॉर्मूले पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। अवैध घुसपैठियों की पहचान, फर्जी दस्तावेजों को रद्द करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी देश भर में डेमोग्राफिक बदलाव का अध्ययन करने के लिए हाई लेवल कमेटी भी गठित की। बीजेपी क्या कह रही है कि यह राष्ट्र सुरक्षा और पहचान बचाने का मिशन है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और विपक्षी दलों ने अपनी तरह से आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि कार्रवाई के नाम पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जिससे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। डेमोग्राफी में बदलाव क्या वाकई सोची समझी साजिश है जिसका जिक्र सरकार कर रही है? घुसपैठियों पर एक्शन से किसे दिक्कत है? क्या 3D एक्शन, डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट, इससे घुसपैठिए भागेंगे? और घुसपैठियों के विरुद्ध क्या ये निर्णायक युद्ध है या फिर सिर्फ एक कोरी राजनीति है? तो इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएचपी से अमितोष पारिक हैं, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं और इसके साथ ही कांग्रेस से प्रभात कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMPLB से नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले यहां पर शुरुआत में करना चाहूंगी धर्मेंद्र गिरी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। धनंजय गिरी जी माफ कीजिएगा। हाँ, बड़ा सवाल यह है, सरकार के एजेंडे में तो ये पहले दिन से शामिल है कि हमें घुसपैठियों को बाहर करना है, लेकिन टाइम टू टाइम जब ये स्टेटमेंट आते हैं तो इस पर हैरानी होती है और इसी बात पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जो सरकार का एजेंडा है वो उस पर तो सरकार काम करेगी, लेकिन क्या इन बयानों के जरिए जानबूझकर सेंटिमेंट्स को उबालने का काम किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के जो काम जो कभी सरदार ने किया था, सरदार पटेल ने, आज वो अमित शाह जी कर रहे हैं। सरदार के काम को शाह आगे बढ़ा रहे हैं। बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी हमारी डेमोग्राफी बदली है तब भी हमारा मुल्क टूटा है। 1 दर्जन देश आज हमसे इसी डेमोग्राफी बदले के कारण हमसे अलग हुए। आप वर्तमान में देखिए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसके उदाहरण है, म्यांमार से लेकर के तमाम चीजें इसके उदाहरण है। और इस उदाहरण को आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो देखिएगा कि पर्टिकुलर अभी आप इसके का स्टेटमेंट देखे होंगे कि चिकन नेक को हम बंद कर दें, क्या कर दें। तो जिस तरह से ये डेमोग्राफी बदल रही है, आप देखिए ना, क्यों आज घुसपैठिए लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर से लाइन लगा के खड़े हैं। ये तो आप चैनलों में सुबह से दिखाया जा रहा है, वापस बांग्लादेश जाने के लिए होड़ लगी है। तो सरकार जब मजबूत निर्णय के साथ, इच्छा शक्ति के साथ खड़ी होती है अपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसके लिए एक्शन लेंगे, कमेटी गठित करेंगे, लाल किले के प्राचीर से कहा था। उसी को केंद्रीय अमित शाह जी ने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को कहां की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है? कहां पर अलार्मिंग स्टेज है? अलार्मिंग स्टेज किन राज्यों में है? बॉर्डरिंग इलाकों में, जहां जहां बॉर्डर इलाके हैं वहां वहां अलार्मिंग स्टेज है और हर जगह बॉर्डरिंग इलाकों में ही स्थिति हो रही है। और अब तो अंदर तक के घुस चुके हैं मामले। आप देखेंगे झारखंड में तो जवाई टोले बन चुके हैं, वो लोग आते हैं। 2014 से तो सर आपकी सरकार है ना,
2014 से आपकी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी सरकार, और सरकार है सरोकार है, इसीलिए तो हमने बॉर्डर फेंसिंग कर दी, तमाम जगहों की बॉर्डर फेंसिंग करते। सिर्फ क्या आप ये कह रहे हैं कि तमाम एक्शन लेने के बावजूद भी बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है? 2014 से आपकी सरकार है, तमाम एक्शन लेने के बावजूद भी बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं, हाँ या ना? कांग्रेस सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि हाँ घुसपैठ हो रही है। हमारी सरकार ने भी माना है पार्लियामेंट के पटल पे कि हाँ घुसपैठ हो रही है। बंगाल में सर्टेन एरियाज को ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही थी, जो वहां के 2 जजों की खंडपीठ ने जस्टिस पार्थसारथी और कहा कि ये जमीन घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर के लिए दिया जाए, बावजूद बॉर्डर फेंसिंग के लिए नहीं दिया जाता। हमारी सरकार बनते पहला निर्णय वही लिया गया कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन दे दी गई। जो थोड़ा सा एरिया बचा होता उसको भी हम चाक चौबंद करके उसको सील कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए। प्रभात कुमार जी, ये बात तो सर देखिए, इसका तो वो जिक्र कर रहे हैं कि सेंटर में हमारी बेशक सरकार है, लेकिन घुसपैठ एक चैलेंज तो है ही देश के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कई ऐसे इलाके हैं जहां की जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, जब उनके आंकड़ों पर आप नजर डालते हैं तो वो डिफरेंस वहां दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी धनंजय गिरी ने उठाया, ममता बनर्जी सरकार के रहते हुए एक स्पेसिफिक जमीन का पोर्शन नहीं मिल पा रहा था बॉर्डर फेंसिंग के लिए, और शुवेंदु सरकार आते ही पहला फैसला वो हुआ है। तो सर संरक्षण तो मिल रहा था घुसपैठियों को, इस बात से तो पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता ना फिर। प्रभात कुमार जी, यहाँ 2 मुद्दे हैं। देखिए कितना हास्यास्पद लग रहा है, धनंजय भाई कह रहे हैं कि बंगाल में चूंकि फिनिशिंग नहीं हो पाई, इस लेकर के पूरे देश में घुसपैठ हो रही है। कितना हास्यास्पद लग रहा है, मीनाक्षी जी सोचिएगा। अब घुसपैठ से ही आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूं घुसपैठ के, 2004 से लेके 2014 तक। मीनाक्षी जी आप देख लीजिएगा चैट जीपीटी वगैरह, हमने जो पहचान करी घुसपैठियों की और जो उनको बाहर करने का काम किया, वो संख्या जाती है 88,000। जानती है मीनाक्षी जी, 2014 से लेके अभी 2026 में हम बैठे हैं, अब तो खैर आंकड़े ही नहीं देती, जब तक का आंकड़ा अवेलेबल है, इन्होंने कितने लोगों को बाहर किया? महज 3500। आंकड़ा देखिए आप, 10 वर्षों में 88,000। और जो ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये 12 सालों से ये जुमला चल रहा है, देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अभी कमिटी बनी है। परिसीमन तो मीनाक्षी जी जब होगा ना, जब सेंसस होगा। आप सोचिए इस बात को, सेंसस तो करवाने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका एक आधार सेंसस भी है, जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होगा ना, ठीक है। तो सेंसस तो ये करवा नहीं रहे। ऊपर से एक राग, इन पर तो एक और जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हमारे दबाव में आकर के। तो जातीय जनगणना करवाइए, उसके बाद परिसीमन की बात आएगी मीनाक्षी जी। और सबसे बड़ी बात, जब धनंजय भाई टीवी पर बैठ करके ये कहते हैं कि घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, बस मीनाक्षी जी खत्म कर रहा हूं 5 सेकंड में। 2016 के अंदर इनके ही मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। मेरे पास एक खबर, मेरे पास कुछ आंकड़े इस टाइम मौजूद हैं। आपने सरकार ने जो संसद में आंकड़े दिए, आपने उनका जिक्र किया, मैं धनंजय जी से उस पर जवाब लूंगी कि जिनको वापस भेजा गया वो नंबर 2014 के बाद गिरा क्यों है। ये संसद में सरकार का दिया हुआ ही आंकड़ा है, धनंजय जवाब देंगे इस पर। लेकिन मेरा गृह राज्य है उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में कैसे स्पेसिफिक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। 12 कस्बे ऐसे हैं जहां पर हिंदू 50% से कम हो गए हैं, और ये बीते 10-15 वर्षों में ये तस्वीर बदली है वहां पर। और सीएम धामी तो बकायदा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बिगाड़ी है इलाकों की डेमोग्राफी। मीनाक्षी जी मैं इसीलिए शुरुआती अपने संबोधन में ही बोला कि ये जब बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। पिछले 12 वर्षों से सरकार किसकी है, और पिछले 10 वर्षों से उत्तराखंड में किसकी सरकार है? ये जवाब ही नहीं देते। ठीक है, ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं है। ठीक है अमितोष पारी जी, कुछ भी बोल जाएंगे। बड़ी बात है ये, देखिए बड़ी बात है ये कि 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और देश के ज्यादातर राज्यों में अब बीजेपी की सरकार। और ऐसे में जब घुसपैठ को लेकर सरकार इतनी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, तो ये सवाल विपक्ष का मजबूत यहां पर खड़ा दिखाई देता है कि एक्शन क्या हुआ और नंबर कम क्यों है फिर बीते वर्षों की तुलना में और यूपीए की तुलना में वापस भेजने के नंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। देखिए विषय क्या है,
लंबे वर्षों से और औसत से जो एक कार्यकाल इस देश में रहा और जिसने अपनी पब्लिक और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी को देखते हुए इलीगल इन्फिल्ट्रेशन या इन्फ्लक्स को यहाँ पे सपोर्ट करा और जिस वजह से उनके वोट बैंक को स्ट्रांग करा, अब जब सरकारें बदली है, कार्यकाल बदला है, अब उसको निकालने में जितना समय लगेगा मुझे लगता है सरकार उतनी सशक्त है। चाहे फॉरेन एक्ट ले लीजिए, चाहे IMDT एक्ट ले लीजिए, चाहे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बात कर लीजिए, मैं एक एक आंकड़े के सहित आपको समझाता हूँ और बताता जाता हूँ। पहले मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करता हूँ, मैं असम का डेटा देता हूँ, कांग्रेस सरकार के समय का बता रहा हूं। 30.9% टू 34.2% इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा 2001 से 2011 में, और वही वहां पे 77.42% असमीज जो है उसके अंदर में मुस्लिम इन्फ्लेक्शन बढ़ता है। 1971 टू 1991 में 91 के अंदर में वहीं पे इन्फ्लेक्शन होता है जब पूरे नेशनल लेवल के ऊपर में मुस्लिम रेट गिरती है, असम में मुस्लिम इन्फ्लेक्शन बढ़ता है। हिंदू पॉपुलेशन बराबर रहती है लेकिन हिंदू पॉपुलेशन असम में गिरती भी जाती है। श्री नुनाल का 1931 सेंसस की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराया था। 116 विलेज नेपाल बॉर्डर के अंदर में बदलते हैं और वहां पे डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज होती है, BSF रिपोर्ट होती है, लेकिन सरकार की सशक्ता यह है कि वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर की ज्यूरिसडिक्शन में बढ़ा देती है। छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फ्लक्शन पकड़ में आते हैं। ऐसी सेंट्रल पैरागन के अंदर, झारखंड के अंदर में बात करेंगे जहां JMM है, उस झारखंड के अंदर में आप सेंट्रल पैरागन के अंदर में देखेंगे ट्राइबल की रेट कम होती 44.67% से 28.11% होती, लेकिन उसी समय औसत मुस्लिम पॉपुलेशन का 9.44% से लेकर 1991 में 22.73% बढ़ता है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। लगातार तरीके से देश के कोर्ट ने कहा पुशबैक पॉलिसी को अपोज करने कौन गया? कपिल सिब्बल गए। अभी 2025 के अंदर में वहां पे कोर्ट में पहुंचते और रोहिंग्या की मांग करते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इसके लिए कहता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट इसके लिए कहता है, झारखंड हाईकोर्ट कहता है कि इन्फ्लेक्शन हो रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, बांग्लादेशियों को बाहर करना चाहिए। कपिल सिब्बल जो थे पुशबैक पॉलिसी को अपोज करने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत में आपको रहने का अधिकार नहीं है। फिर भी आप आते तो लगातार तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स, कांग्रेस के द्वारा, JMM के द्वारा, TMC के द्वारा या किस तरह से उनको इन्फ्लेक्शन को बढ़ाना समय लगता है, समय लग रहा है। और नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव पहले आपका रिएक्शन। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं अमितोष परेख पुरानी सरकारों पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। मीनाक्षी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आंकड़े दिए 2004 से लेकर 2014 तक भारत से 88,000 से लेकर 90,000 जो घुसपैठिए थे उन्हें उनके देश भेजा गया। 2014 से लेकर 2026 आ गया और पार्लियामेंट में जो भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ा दिया वो 2000 से 3,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। तो इस बात से कंफर्म हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में देश की सुरक्षा कितना महत्व रखती है। अगर महत्व रखती तो जितना चिल्लाते उतना काम करते। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल देश की ना सुरक्षा से कोई चिंता है, ना देश की सुविधा से कोई चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिमाग की डेमोग्राफी है, समस्या उनके दिमाग में है। उनके दिमाग की डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं? उनके दिमाग की डेमोग्राफी में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग जो लोग इस देश के नहीं हैं, जो यहाँ जबरन घुसे हैं, क्या उनको यहाँ रहना चाहिए? क्यों उठाए भारत उनका बोझ? उनको निकालने के लिए किसने मना किया है? मीनाक्षी ने मना किया है, धर्मेंद्र ने मना किया है, किसने मना किया है? देश के गृह मंत्री क्या करे? भाषण दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं? डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, यही तो कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं करेंगे कब? हम पूछ रहे हैं करेंगे कभी? पूछिए ना इनसे। कितने सालों में डिपोर्ट कर देंगे सबको? कितने सालों में डिटेक्ट कर लेंगे बता दीजिए? फिर कितने बाद डिलीट करेंगे? उसके बाद ये बताए फिर डिपोर्ट कब करेंगे? वो भी समय सीमा बता दें। उसको सारा बताना पड़ेगा ना देश को। बिना बताए तो काम नहीं चलेगा। बताइए धनंजय गिरी जी, कितना समय लगेगा? धनंजय गिरी जी। मीनाक्षी जी महत्वपूर्ण दो विषय। एक भाई साहब कह रहे थे कि बंगाल में घुस रहे थे, अरे तो घुस के वहां बैठ थोड़े रहे थे, तो देश के कोने कोने में जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात समझ में नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि इस पर हंसी आ रही है। बिल्कुल जगहसाई का काम किया आपने। मैं कोई छोटा सा घटना बताता हूँ। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीमपुर भैया 2 विधायक बनते हैं आसाम में। लोग विधायक बन जाते हैं और जब कोर्ट में 94 केस चलता है, 96 में कोर्ट साबित हो जाता है कि तो बांग्लादेशी नागरिक है जो पाकिस्तान के तरफ से आए। 96 में हमारा लेना है, देना दो। सरकार कांग्रेस की। और छोड़ दीजिए उस बैठियों की बात, छोड़िए। विधायक बन जाते हैं विधायक, और कोर्ट को कहना पड़ता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है। इस देश में घुसपैठियों को विधायक और सांसद बनाना, 4 पार्षद बनवा रखे थे। अरे आतंकवादियों का केस वापस लिया था मुलायम सिंह ने, कोर्ट से लताड़ लगी थी। दिल्ली लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच ने लताड़ लगाई थी आतंकवादियों का केस वापस लेने के लिए। अरे भाई आपने आतंकवादियों का केस वापस लिया था, कोर्ट से हर्षवर्धन जी, हाँ ठीक है, हर्षवर्धन जी
आपने सभी पक्षों को सुना, लेकिन इन सबके बीच देखिए मैं एक बार फिर उत्तराखंड का विषय लेकर आ रही हूँ। मुख्यमंत्री वहां कह रहे हैं कि हमने यूसीसी लागू कर दिया, हम घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डेमोग्राफी में बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद एक उनका बहुत बड़ा कॉइन किया हुआ टर्म है जिस पर उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त गर्मा रही है। सर, क्या हो रहा है जमीन पर जिसे पढ़ पाने में राजनीतिक दल इस समय फेल हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरा एक आग्रह है, जो लोग भी सीए का विरोध करते रहे, जो लोग घुसपैठियों का नाम आने पर किसी भी तरह से कवर फायर देते रहे, उनको देश का मन मिजाज थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये आंकड़ा कहने से कि 80,000 10 साल में गए, 8,000 10 साल में गए, कितने गए, इससे बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जो नंबर है, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 1 करोड़ 20 लाख बताया था, 2 करोड़ ये सरकार कहती है, वैसे तो 4 करोड़ के ऊपर कहा जाता है। मूल सवाल पर आए, इंदिरा गांधी जो देश की ताकतवर प्रधानमंत्री कही जाती थी, वो अपने समय में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार कर सकी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे थे उनके आने पर रोक लगती, और उसके बाद सारी सरकारों में ये लगातार बना रहा। अब जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल ऐलान किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से किया था, मुझे लगता है दुनिया के लिए एक ये बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। क्योंकि जब तक आप पूरे देश की मैपिंग नहीं करेंगे, देश के नागरिकों को पहचानेंगे नहीं, और कमाल की बात ये, कौन सा वर्ग है जो एनआरसी का विरोध करता रहा, कौन सा वर्ग है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने, जो इलीगल इमिग्रेंट से जो पावरफुल वोट बैंक बन गया, परमानेंट वोट बैंक बन गया, कौन लोग उनके साथ खड़े थे? और ये तो हमने देखा ना कि जैसे ही सरकार बदली, लोग बॉर्डर की तरफ जाने लगे। अब वो संख्या हो सकता है अभी 100, 50, 200, 400 दिखे, लेकिन इसका मतलब उनको डर लगने लगा। पहला काम है कि डेटेरेंट हो, यानी वहां से आने से लोगों को डर लगे। फेंसिंग के लिए जमीन देना और ये सब उसके साथ जुड़े हुए काम है, लेकिन पहला तो डर तो लगना शुरू हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में क्या घुसपैठियों को डर लगता था? जिन ममता बनर्जी को खुद 2005 तक लगता था घुसपैठिए आ रहे हैं, 2011 के बाद वो घुसपैठिए भूल गए। और मैं देश के लोगों को कहता हूं, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी घुसपैठियों को निकालने की बात भी करती दिखती है? ठीक है, भाजपा पर यह आरोप लगेगा कि 12 साल में आपने कितने निकाले, लेकिन मुझे लगता है ये एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पॉलिसी डिसीजन ये लिया है, और अमित शाह 370 और नक्सल मुक्त भारत के बाद हम कम से कम इस पर संदेह नहीं कर सकते। हाँ, सवाल जरूर करेंगे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी तय कराएंगे कि सारे घुसपैठिए निकले, वो इस देश के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, वो देश की सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके लिए खतरा है। ठीक है, नूर अहमद जी। सर, बड़ा सवाल ये है, इस देश में जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने की बात हो रही है ना, तो ये कहना कि ये समुदाय विशेष के खिलाफ किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, क्यों कैसा कहा जा रहा है? क्या वजह है ऐसा कहने के पीछे? अपने ही सरकार को डाउट करने के पीछे क्या कारण है? डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की ये जो खेल है, बहुत दिनों से सुनते आए हैं। सिर्फ हमने जमीन पर कुछ नहीं देखा। अगर डेमोग्राफी की बात करनी है तो पूरी सच्चाई के साथ कीजिए। देश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन जनता का ध्यान हटाने के लिए बार बार आबादी और धर्म का मुद्दा सामने ले आते हैं लोग। एक मुस्लिम प्रवक्ता के तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत का मुसलमान इस देश का नागरिक है, कोई बाहरी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, संविधान बनाया है, फौज में सेवा दी है, देश की तरक्की में हिस्सा लिया है। अगर किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है तो सरकार पहले ये बताए, क्या पलायन, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से भी आबादी का संतुलन नहीं बदलता? क्या गांव से शहरों की तरफ भागते युवा डेमोग्राफी का हिस्सा नहीं है? और सुने, हर बार मुसलमानों की आबादी को डर की तरह पेश करना गलत है। देश संविधान से चलता है, किसी एक धर्म के नाम से किसी को डरा के नहीं चलेगा देश। बहुत साफ जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर घुसपैठ की बात है तो सरकार के पास एजेंसियां हैं, बॉर्डर फोर्स है, कानून मौजूद है। अगर डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की बात हो रही है, 12 साल से सरकार देश की सत्ता पर काबिज है। फिर ये बेचारगी क्यों है? क्या वजह है? क्या कारण है? नूर अहमद जी, मेरा सवाल ये था, सुन लीजिए सर, देश को कहां पर ले जाना चाहते हैं? नूर अहमद जी, मेरा सवाल ये था कि अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, उनको जो बाहर से आए हैं, गैर कानूनी तरीके से आए हैं, अवैध तरीके से आए हैं, इसमें किसी को भी परेशानी क्यों हो सकती है? सर, मेरा सवाल ये था। हमने कहा देश की सुरक्षा के मामले में
फॉरेन पॉलिसी के मामले में हमेशा हम भारत सरकार के साथ में खड़े रहे। हमारे इख्तिलाफ देश के मामले में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सरकार से इस मामले में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ। क्यों उनको लग रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? हर्षवर्धन जी। मीनाक्षी जी, मुझे बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये, और बहुत उन्होंने जो बात कही मैं उसी से आगे बढ़ाता हूं। मैं ये लगातार एक बात कह रहा हूं, भारत का जो मुसलमान है वो सैनिक भी है, भारत का जो मुसलमान है वो जासूस भी है, भारत का जो मुसलमान है वो लड़ रहा है। अब वो तो देश के लिए जासूसी करेगा, देश के लिए सैनिक बना है, देश के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन क्या आप बांग्लादेश से जो मुसलमान आया है उसके लिए यही दावा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। भारत के मुसलमानों को इन घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये जब उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, जिसको मैं फ्रॉड कोई खड़ा नहीं है, किसी घुसपैठी के साथ कोई नहीं खड़ा है, किसी घुसपैठिए के साथ कोई नहीं खड़ा है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसके लिए ये सब करना पड़ेगा ना। आप कहेंगे नहीं खड़ा है, और जब कोई कार्रवाई होने लगेगी तो उनके साथ खड़े दिखेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए ना, एक तरफ अभी आप सीए कानून की कर रहे थे बात, एक तरफ आप सीए कानून लेकर के आते हैं, एक समुदाय के साथ सीधे नाइंसाफी आप करते हैं, तब भी हमने साथ मान लिया आपकी बात। सीए कानून कैसे एक समुदाय के साथ नाइंसाफी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो फिर वही बात शुरू होती है। नहीं, ये तो बेसिक्स पे बात। सर, सीए कानून किसके लिए है? नहीं, ये फिर से गलत बात हो रही है। कानून किसके खिलाफ? अरे नूर अहमद जी, सीएए कानून इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। किसके खिलाफ है बताइए? क्यों नहीं है? सवाल ही नहीं उठता, उसका लेना देना नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किसी के लिए नहीं। सीए तो बाहर के लोगों को नागरिकता देने का कानून है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप जो भाजपा की वकालत कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की वकालत। अरे नूर अहमद जी, बेसिक्स पे बात हो रही है सर, क्या आपने कमाल हो गया इसमें भाजपा की वकालत कहां से आ गई? कानून की जानकारी है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नूर अहमद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए सर प्लीज, रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ आपको सर, आराम से। के बारे में हमें भारत के अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, विदेश में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है ना। मीनाक्षी जी, इनको बताने दीजिए ना ये क्या है। आप चलिए बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है। आज यही रिजॉल्व कर लेते हैं। बेवकूफ बना रही हैं आप, ये कहकर के बेवकूफ बना रही हैं। मतलब दूसरे मुल्कों में, अच्छा तो आप सबको समझदार बनाइए, बताइए। बुलाएंगे भारत में आपको अपनी तादाद बढ़ाने का तरीका है आपके पास? क्या सीए कानून बनाएंगे आप अपनी तादाद बढ़ाने का तरीका? ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे धनंजय गिरी जी को लाना पड़ेगा। एक सेकंड, धनंजय गिरी जी को लाइए जरा, एक सेकंड। धनंजय गिरी जी समझदारी दिखा रहे हैं। एक सेकंड, धनंजय ये क्या है? ये बड़ा अफसोसनाक है एक्चुअली। हमने आपसे ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। धनंजय गिरी जी, आपको सुनाई दे रही है ना आवाज? ओके, हमारे साथ यहाँ पर यूपी AIM PLB, यूपी में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अध्यक्ष बैठे हैं नूर अहमद अजहरी, और वो ये कह रहे हैं कि CAA के जरिए भारत के मुसलमानों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है उनकी CAA को लेकर, और उनके समुदाय के भीतर अगर ये अंडरस्टैंडिंग है CAA को लेकर, तो सर सरकार तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई। आप CAA किसके लिए लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, इसका मतलब? नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सरकार ने प्रॉपर कम्युनिकेट किया है, कम्युनिकेटेड है। दिक्कत उनके साथ क्या है कि वो मुल्क के ऊपर मुसलमान वाली जो पहले की सरकारों ने हिसाब किताब रखा था कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान, ये चैंपियनशिप जो चलती थी मुसलमानों के लिए, वो चैंपियनशिप प्रतियोगिता बंद कर दी गई है। मुल्क के मुसलमान मुल्क के माटी से जुड़कर अपने मुस्तकबिल को मोदी के नेतृत्व में अपने मकाम तक ले जाए, इसके लिए स्वागत करते हैं। हम कहते हैं रमेश का जितना हक उतना ही रहमान का भी हक, लेकिन किसी रोहिंग्या का नहीं हक। जितना हक बबलू का उतना ही बब्बन का, लेकिन किसी बांग्लादेशी का नहीं हक। इनको दिक्कत क्या है कि ये जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसके की बात कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सीधा मजहबी हमला कर रहे हैं। जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपकी आदत है, आपकी पार्टी की मिल्कियत नहीं है, आपकी पार्टी का यही मिल्कियत नहीं है, ये मुल्क सभी का है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुसलमान बनने के पहले आप मुल्क के नागरिक बन जाए, आप हिंदुस्तान की तस्वीर बने। आप मुकम्मल हिंदुस्तान बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? मुकम्मल हिंदुस्तान बने, इसके लिए आपने क्या किया? क्या योगदान है आपका इस मुल्क के? धनंजय गिरी जी, ओके, क्या योगदान है? नहीं, एक सेकंड धनंजय जी, मेरी रिक्वेस्ट है, ओके, 1 सेकंड धनंजय जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है,
धार्मिक जिसके जो फेथ हैं, जो जिनको जैसे मानता है, जिसके जो आराध्य हैं, उन पर थोड़ा सा हम टिप्पणी से बचें, क्योंकि ये किसी के लिए भी नहीं, इस पर कोई भी आपत्ति जता सकता है, वाजिब बात है, ठीक है। आप तर्क पर बात करिए, लेकिन ठीक है, उनके आराध्य पर बात मत करिए, बस मैं इतना कह रही हूँ। अजहरी की समझने में जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसमें कोई धार्मिक विवादास्पद टिप्पणी नहीं की। ये जो बात कहते हैं, ये फिर भी आप सर और बेहतर दावे से कह रहा बात कर सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ। मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, अजहरी जी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं थी। ये बिल्कुल कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं थी। जो मैंने कहा इनसे, जो इनसे कहा, ये जो उलेमा की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, मैं मुल्क की बात करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुल्क का मुसलमान मुल्क की पार्टी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने मुकाम तक ले जाए, इससे हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन आप मुल्क के ऊपर मुसलमान करने की बात करेंगे। ठीक है धनंजय जी, एक बार सुन लेते हैं नूर अहमद अजहरी क्या कह रहे हैं, उनके पॉइंट्स एक बार शामिल कर लेते हैं। हाँ बोलिए नूर अहमद जी, बोलिए, कंप्लीट करिए अपना वक्तव्य। हाँ बोलिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि जब तक इस्लाम, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हमारे कलमात है, उनको निशाना नहीं बनाएंगे, इन लोगों की बात पूरी हो ही नहीं सकती। भाई आप बात आप अलग हटके भी कर सकते हैं ना। सीए कानून जो आप लेकर के आए हो, इस पर बात चल रही थी। मैंने ये बोला है मैंने कभी नहीं कहा भारत के मुसलमानों को कंप्लीट करने कानून लेके आए हैं। भाई हम मुल्क के बाहर की बात कर ही नहीं रहे, हम इस मुल्क के मुसलमान को बराबरी का दर्जा, बिल्कुल बराबरी का दर्जा। ठीक है, आप कानून लेके आए कि मुल्क के बाहर जो हिंदू हैं दूसरे मुल्कों में उनको धर्म से दूसरे धर्म से प्रताड़ित। भाई और ये देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने, ये महात्मा गांधी का भी सपना, 50,000 से ज्यादा पासनद आलिम हाफिज कारी दिए हैं, कुर्बानियां दी है हमने। ऐसे नहीं भारत में रह रहे हम। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते मैं थोड़ा सा इस बातचीत को अगले पॉइंट पर ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस बातचीत को थोड़ा अगले पॉइंट पर लेकर जाना चाहती हूँ। नूर अहमद जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि देश में जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा ये परिस्थितियों को हिंदू मुसलमान के दायरे में बांट दिया जाता है। इसका आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन सर उतनी ही राजनीति तो विपक्ष भी इन मुद्दों पर कर ही रहा है ना। अगर 80 और 20 वाली सिचुएशन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं 80-20 का आंकड़ा गिनाया जाता है, अगर वो बीजेपी को सूट करता है तो आप लोग क्यों उस पिच पर उनको जाने देते हैं? आप तो अपनी पिच तैयार करिए ना, आप भी उसी ट्रैप में चले जाते हैं फिर। मीनाक्षी जी, 25% लोकतंत्र की जवाबदेही और जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अगर हम आपके चैनल पे बैठ कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, पर्चा लीक मुद्दा है, युवाओं के भविष्य का खतरा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तो इतनी मजबूती से इसको पहुंचाने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी एजेंडा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आसाम में ये घुसपैठिए की बात कर रहे थे, अमित शाह ने बोला था कि 19 लाख घुसपैठिए डिटेक्ट हो गए हैं। जो 3D था ना, उसका 1D पता चल गया था और उसमें 19 लाख डिटेक्ट हुए थे। अब धनंजय गिरी और अमित शाह दोनों मिलकर बता दें कि कितने डिपोर्ट हो गए और जितने बचे हुए थे वो अमित शाह के घर में रुक रहे हैं या धनंजय गिरी के घर में रुक रहे हैं या नरेंद्र मोदी के घर में रुक रहे हैं, ये बता दें। 19 लाख में कितने डिपोर्ट हुए और कितने रुक रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बिहार में चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव फैलाया कि बिहार में घुसपैठिए हैं। पूरी एक्सरसाइज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता, सारे लोग मिला के बताए 315 घुसपैठिए डिटेक्ट हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठिए नजर आते हैं। देश की सीमा की सुरक्षा होती तो इस देश में 300 किलोग्राम RDX पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस होकर नहीं होता और हमारे 42 जवान शहीद नहीं होते और देश के प्रधानमंत्री 4200 के बीच में जाके फोटो नहीं खिंचवा रहे होते अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो निचले स्तर की राजनीति है, देश को और देश के युवाओं को, देश के लोगों को गड्ढे में ले जा रही है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं कल देना पड़ेगा। एक पे एक पर्चा लीक होता है, SSC का लीक हो जाएगा, नीट का लीक हो जाएगा, AKTU का लीक हो जाएगा, पुलिस भर्ती का लीक हो जाएगा, दरोगा भर्ती का लीक हो जाएगा और PCL का लीक हो जाएगा। कोई पर्चा ऐसा नहीं जो लीक ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी बेशर्मी के साथ टीवी चैनलों पे आकर ज्ञान देती है और कहती है सीमा सुरक्षा कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने आंकड़े बताए, इन्होंने क्यों कम रिपोर्ट किए मुझे बताइए। इनके डिटेक्शन में प्रॉब्लम है कि रिपोर्ट में प्रॉब्लम है? दोनों बताए किसमें धनंजय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। अभी जो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने बिंदु यहाँ पर उठाए हैं, बड़ा अफसोस होता है धनंजय गिरी जी ये देखकर कि आप देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोगों से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन CBSE के एग्जाम में सर अगर गड़बड़ी होती है और जो छात्र उसकी शिकायत करता है, उस छात्र को इसी देश में पाकिस्तानी बता देना, साउथ एशियन बताकर उसके पीछे पड़ जाना, स्कूल के स्टूडेंट है सर। ये सब हो रहा है ना, इसी देश के भीतर हो रहा है और इसलिए सवाल पूछा जाएगा सर, कौन जिम्मेदार है इसका?
जो सवाल उठाए उसको आप लोग पाकिस्तानी करार दे देते हैं। नहीं मीनाक्षी जी, दो बातें पहले समझिए। सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की है और जो भी इस पे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच तुरंत कर दी गई है और सीबीआई लगातार अरेस्टिंग कर रही है। किसको इनकार है? जो भी आरोपी उससे किसको इनकार है? सीबीएसई ने भी अपनी गलती मानी, गलती मानकर एक्शन लिया। मेरा सवाल दूसरा है सर, लेकिन देश में अगर कोई शिकायत करेगा तो क्या एट फर्स्ट प्लेस शिकायत करने वाले को अटैक कर दिया जाएगा, विसल ब्लोअर को अटैक कर दिया जाएगा? स्टूडेंट है बिल्कुल नहीं, जो भी एग्जाम में अपीयर हो रहा है। बिल्कुल नहीं। जब तक अंतिम जांच न हो जाए, जब तक सच दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए, जब तक सच सामने ना आ जाए और किसी से गलती होगी तो उसको सजा दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई सरकार किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करने जा रही, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और भाई जब धर्मेंद्र जी भाई जिस समाजवादी पार्टी से आते हैं, इनकी पार्टी ने तो आतंकवादियों हमला करने वालों पर केस वापस ले लिया था और उस समय के डीजीपी जिन्होंने उस पर कार्रवाई की थी उनको सस्पेंड कर दिया था। आज भी टीवी चैनलों पर वो आते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं और हाई कोर्ट ने उनको रिस्टिंग किया था। रविंद्र भाई आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुना था, लेकिन आप सच क्यों नहीं सुन पाते हैं? आप सच क्यों नहीं सुन पाते हैं? सर सुनने का मादा रखिए। आपने आरोप लगाया, मैंने ध्यान से सुना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका सच ये है कि आप हर आतंकवादी के कमर पे जाके आप फातिहा पढ़ते हैं। हर आतंकवादी के फातिहा नहीं। ठीक है सर, माफी के साथ साथ मेरे पास समय की कमी है, समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही इस बात पर मैं विराम लूंगी कि आपके ऊपर इस फैसले को छोड़ते हैं। आपने सभी पक्षों को सुना कि देश के अहम मुद्दे वर्सेस राजनीति में जो मुद्दे छाए हुए होते हैं, इन सब के बीच का संतुलन कहां पर है। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।